अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो अगर आप ने कभी भी स्कॉलरशिप इटली से रिलेटेड सर्च की हो या मास्टर्स की, बैचलर की, कहीं भी, तो आपको एक नाम काफ़ी दफ़ा देखने में या सुनने में आया होगा, जो हैं डॉक्टर फैसल रसूल भाई। तो आज मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे टाइम दिया इंटरव्यू के लिए, और वही क्वेश्चंस हैं जो बहुत मोस्टली आप लोग पूछते हो या मोस्टली फैसल भाई से आपसे पूछते हो, और ये रैंडमली बहुत सारे लोग मैसेजेस पर आते हैं, सम लोगों को आंसर नहीं दे पाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि फैसल भाई से आज थोड़ा सा टाइम लिया जाए और उनसे ये क्वेश्चंस थोड़े से पूछ लिए जाएं, उनके आंसर्स जो अथेंटिक आंसर्स हैं या जो पॉसिबल वे होते हैं जब आप स्कॉलरशिप सर्च कर रहे होते हो, या आप अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है तो उसके बाद कौन कौन से काम आपके लिए करने ज़रूरी होते हैं, या अगर आप देख रहे हो कि जी मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरा सर्वाइवल ईजी है, या कौन कौन सी चीज़ें मुझे यहाँ आकर फेस करनी पड़ेंगी। इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं फैसल भाई से डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, और होपफुली कि ये मुझे जो भी इनको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं सबसे पहले आप फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शहबाज, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया आपके तवज्जुह से जो आपके व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचने का, क्योंकि इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा पाकिस्तानी किसी भी तरीके से जो है वो पाकिस्तान से बाहर आ सकें, स्कॉलरशिप एक अच्छी पोजीशन पर आएँ, यहाँ पर आके सेटल हों, अपनी फैमिली को हेल्प करें। और जैसे आप भी कहते हैं कि मेरा ये ख्वाब है कि हर पाकिस्तानी फैमिली से एक बंदा पाकिस्तान से बाहर हो, जी। तो हम भी उसी की तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग जो है वो अच्छी स्किल्ड पोजीशंस पर यहाँ पर आए, ना कि बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से हैं। बल्कि हमारा मकसद ये है कि उनको बताएं कि आप आसानी से आ सकते हैं और लीगल तरीके से आके यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल, मैं इनकी बात को आगे मज़ीद बढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर आप को पता हो, फेसबुक पर पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग के नाम से एक ग्रुप है जो कि फैसल भाई और बाकी कुछ और भी लोग जैसे कि जुनैद भाई मैनेज करते हैं, और इन्हों की वजह से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी यहाँ पर इटली पर आए हैं, और इटली में हम लोग इन सब फैसिलिटीज़ से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि फैसल भाई और जुनैद भाई, इन लोगों ने सोचा कि नहीं, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इलीगल आते हैं, उससे बेहतर ये नहीं है कि इनको एक प्रॉपर इनविटेशन से इनको बुलाया जाए, और ये अपनी बैकग्राउंड जैसी भी है अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने कैरियर को बूस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें मैं इनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ, इनके ये, और ये जो काम है ये विदाउट एनी, कहते होते कि बगैर किसी फ़ायदे के ये काम कर रहे हैं, और मैं तो हमेशा से इनका थैंकफुल रहूँगा। सो इनकी वजह से मैं अभी यहाँ पर हूँ। तो चलिए, मैं स्कॉलरशिप लिंक का, वैसे तो सबको पता है पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग का, और बहुत सारे वैसे दूसरे भी प्लेटफॉर्म हैं। जी जी, मैं आपसे यही ऐड करने वाला था कि पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग के अलावा स्कॉलरशिप नेटवर्क एक बहुत बड़ा ग्रुप जी। है, जिसमें जिसमें डॉक्टर वकार बेग जो हैं वो खुद उसमें पोस्ट करते हैं वीकली इटली की में पीएचडी के हवाले से। इसके अलावा स्कॉलरशिप कैफ़े के नाम से डॉक्टर नासिर जो हैं वो चाइना में अब होते हैं, वो चलाते हैं। तो मतलब आप अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नेटवर्क हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबका पोस्ट करने का, गाइड करने का तरीका अलग है। तो मैं पाकिस्तान स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप लीग पर होता हूँ, लेकिन बाकी नेटवर्क भी आपको जहाँ से फ़ायदा मिले, हमारा मकसद है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, वो अब मतलब वो मेरा और किसी से हो। फैसल भाई का अब एक मोटो तो अब एक एक है, वो ये है कि हर पाकिस्तान के हर घर से एक बच्चा जो है ना, वो बाहर या अब्रॉड किसी भी कंट्री में कम से कम स्टडी के लिए लाजमी आए। जो चीज़ें आपको आप एक्सप्लोर करते हो बाहर आकर, वो शायद पाकिस्तान में रहकर आप उन चीज़ों का पता नहीं चलता। तो हम दोनों का एक मोटो तो है। जी तो इसी वजह से उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। तो मैंने तो अभी तक फेसबुक की पोस्ट पर इनको, मतलब इनकी पोस्ट ही देखी थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं इनको फेस टू फेस भी इनसे बात करूंगा या इनका इंटरव्यू ले सकूंगा। तो ये तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। तो चलिए फैसल भाई, और सबसे पहले मोटिवेशन के लिए मैं आपसे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ फैसल भाई से पूछना चाहता हूँ। ये जस्ट फॉर मोटिवेशन के लिए है। फैसल भाई, आप अपनी ड्यूरिंग पीएचडी कितने कंट्रीज आपने मतलब घूमे हैं, तफरी की है, या किसी भी कॉन्फ्रेंस या तफरी के लिए किसी भी, कितने कंट्रीज अप्रोक्सीमेटली आपने घूमे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पीएचडी के दरमियान जो है वो 30 प्लस कंट्रीज़ में गया हूँ पिछले 3.5 सालों में अपनी पीएचडी के। माशाल्लाह और तो माशाल्लाह। और ये आपने घर से तो अपनी पीएचडी के दौरान कहीं घूमने के लिए पैसे तो नहीं मंगवाए कि नहीं जी नहीं नहीं, मुझे फलां बिल्कुल कंट्री घूमना है, तो लाइक
नहीं नहीं, घर वैसे मैं जाहिर सी बात है कि जो घूमने जाता हूँ घर पे मैं कंट्रीब्यूशन नहीं होती, लेकिन फिर नहीं भी घर जाहिर सी से मंगवाए तो नहीं, मंगवाया तो बिल्कुल भी नहीं है, घर घर पे वालों को थोड़े तो, बहुत दिए ही हाँ होंगे, जी, लेकिन घर वालों मंगवाए को कभी ये तो नहीं। नहीं ना पड़ा कि बच्चा बाहर भी चला गया और अब पैसे भी मांग रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इटली में स्कॉलरशिप का अमाउंट इतना होता है कि आप बहुत इजीली घूम फिर भी सकते हैं और अपना सर्वाइवल भी कर सकते तो हैं। ये मोटिवेशन के लिए स्टार्ट वीडियो को देखिएगा लाजमी, इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें होंगी। तो मोटिवेशन के लिए मैंने बताया कि अगर आप इटली आते हो या कहीं भी किसी यूरोप की कंट्री में आते हो तो आपके पास बहुत सारे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो अगर आपको ट्रैवल का शौक है तो स्कॉलरशिप को मिस मत कीजिएगा। जी बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पीएचडी की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं स्पेसिफिकली किस वक्त इटली के लिए बात करूंगा तो जी इटली, मैं इटली के लिए टोटली जी इटली जी, के लिए। तो इटली में जो पीएचडी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी मास्टर्स डिग्री है। सही। जो मास्टर्स का मुराद ये है कि एमएससी नहीं बल्कि एमफिल, जिसको आमतौर पर हम पाकिस्तान में या एमएस कहते हैं। लेकिन अंडर सम कंडीशंस आपकी 17 साल की एजुकेशन भी मास्टर्स के इक्विवेलेंट कंसिडर हो जाती है यहाँ पर। लेकिन वो हर प्रोग्राम में नहीं होती, कुछ प्रोग्राम में स्पेसिफिकली 18 साल ही मांगते हैं, और कुछ प्रोग्राम जो होते हैं उसमें एमबीबीएस जिन्होंने किया था डॉक्टर्स, वो भी डायरेक्टली पीएचडी के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड होते हैं। तो आपने सही। अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा लाजमी चेक कर लेना है। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मैं जो यहाँ क्लियर कर दूँ वो ये है कि अगर उन्होंने 2 साल का बीएससी किया है, 2 साल का एमएससी किया है और उसके बाद फिर 2 साल का उन्होंने एमफिल किया है, तो वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, उनकी 18 साल की एजुकेशन हो गई। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले 2 साल का बैचलर्स किया होता है और फिर उसके बाद 4 साल का एमबीए किया होता है, तो वो एलिजिबल नहीं है नहीं पीएचडी है। के लिए, सही। क्योंकि उनकी वो डिग्री बैचलर्स ही कंसीडर होगी, क्योंकि सही। मास्टर्स वो के लिए। आपकी बेसिकली 16 इयर्स एजुकेशन ही कंप्लीट होगी। बिल्कुल मतलब वो तो 17 इयर्स में भी नहीं आ रही ना। बिल्कुल, 2 साल का बैचलर किया होता, अक्सर लोगों ने बीए किया होता, फिर उसके बाद एमबीए कर लेते हैं चार एमबीए कर साल लेते का, हैं। तो वो अक्सर यहाँ अच्छा, वो, वो 4 साल एक्चुअली ऑनर्स ही है तो बैचलर ही है एक वो किस्म का। बैचलर ही कहलाएगा, तो वो सही। पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी सही। ये रिक्वायरमेंट है। और जहाँ तक सीजीपीए की बात है, ऑफिशियली इटली में कोई सीजीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। अगर आपकी सीजीपीए, में ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जिनकी 2.6 2.7 सीजीपीए थी, नो पब्लिकेशन, 2.6 2.7 सीजीपीए, नो वर्क एक्सपीरियंस, और वो यहाँ इटली में पीएचडी कर रहे हैं, दूसरे तीसरे साल में हैं। तो कोई सीजीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको अप्लाई करने से पहले एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता जी, कोई। ये असल में ये है ना कि ये कन्फ्यूजन हमेशा रहती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऐसा है कि जैसा कि चाइना का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है। चाइना में आप प्रोफेसर के साथ पहले कांटेक्ट में होते हो, वो आपको प्रूव करता है, देन आप एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल जाते हो। बिल्कुल। तो इधर थोड़ा सा सिनेरियो। जी जी, इटली में सिनारियो डिफरेंट है। जब आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप टाइमली अपनी एप्लीकेशन को शुरू कर रहे हैं अप्लाई करना। यूजली इटली में एडमिशन शुरू होते हैं पीएचडी के जनवरी से लेकर अगस्त के एंड तक। तो अगर आप जनवरी में या दिसंबर में कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एक दो प्रोफेसर को ईमेल करके उनसे वैसे ही हेलो हाय बना लें, उनसे दोस्ती बना लें कि सर मैं ये करना चाह रहा हूँ, उनसे इनपुट ले लें, तो आपके काम आएगा, वरना रिक्वायरमेंट नहीं है। सही। जी सही। तो अगला मेरा क्वेश्चन आपने पहले ही आंसर दे दिया कि सीजीपीए जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। चलें, ये भी तो उन लोगों के लिए जो जो कहते हैं कि मेरी तो सीजीपीए इतनी अच्छी नहीं है यार, मेरी तो एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, मुझे कौन स्कॉलरशिप देगा या मुझे इवन के कौन एडमिशन देगा। तो इटली आपको एडमिशन दे रहा है तो आप ये भी किसी को नहीं कह सकते यार मुझे इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरी सीजीपीए कम थी। तो ये मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, इस तरीके से है। मैं एक आपको क्राइटेरिया बता दूं इटली में, ये मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल क्राइटेरिया, तकरीबन 90% यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके से ये कि टोटल 100 मार्क्स होते हैं आपकी सिलेक्शन के लिए। 100 में से 40 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू के होते हैं, बाकी 60 मार्क्स चले जाते हैं। उसमें से 60 मार्क्स में से 10 मार्क्स जो होते हैं वो आपकी एकेडमिक के होते हैं आपके, लेकिन वो 10 मार्क्स आपके सीजीपीए के नहीं होते, बल्कि उस 10 मार्क्स में आपकी रेलिवेंस जितने भी कितनी ज़्यादा हाँ जी। रेलिवेंस है। फिर उसके अलावा पब्लिकेशन के सिर्फ 3 मार्क्स होते हैं, तो अगर आपने सही। 20 पब्लिकेशन भी किए हैं तो आपके 3 मार्क हैं, अगर आपने कोई भी नहीं की हुई तो आपको 0 मिल मतलब जाएंगे। 2 या 3 पब्लिकेशंस के बाद सब इक्वल हैं। सब इक्वल है। तो ये भी कोई इशू नहीं, मतलब समहाउ पॉइंट्स तो होते हैं सीजीपी हो या आपका पब्लिकेशन हो, लेकिन ये कोई इतनी बड़ा फर्क नहीं डाल देते कि अगर ना हो तो। जी बिल्कुल, जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो हमेशा आपके काम आता है वो आपका होता है रिसर्च प्रपोजल नंबर 1, उसके 25 मार्क्स होते हैं। फिर उसके अलावा आपका मोटिवेशन लेटर, उसके 5 मार्क्स होते हैं। फिर आपकी सीवी, उसके 5 मार्क्स होते हैं। तो सही। आपने जो फोकस करना है
वो मोटिवेशन लेटर, CV और जो है अपना अपना मोटिवेशन लेटर और रिसर्च प्रोजेक्ट पे। इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी अक्सर सब स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर के 5 मार्क्स हैं, आपकी पब्लिकेशन से ज़्यादा आपके रिकमेंडेशन लेटर के मार्क्स हैं। तो आपने अच्छा रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना है, अच्छा आपने उसको रिसर्च करें, चैट जीपीटी से हेल्प लें, किसी दोस्त को दिखाएं, मतलब आपने अच्छा पर्सनलाइज रिसर्च रिकमेंडेशन लेटर हो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी से रिकमेंडेशन लेटर लेता हूं तो मेरा प्रोफेसर ये कहे कि भाई फैसल बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और वो कैसे अच्छा स्टूडेंट है, इसने फला फला काम ऐसे किया था। हमारे तौर पर आमतौर पर रिकमेंडेशन लेटर जर्नलाइज होता है कि मैंने इससे अच्छा स्टूडेंट आज तक नहीं देखा, बड़ा मेहनती है ये वो, लेकिन जब तक वो पर्सनलाइज नहीं होगा आप 5 मार्क नहीं मिलेंगे, आपको उसमें 1 या 2 मार्क मिलेंगे। तो पब्लिकेशन से ज़्यादा रिकमेंडेशन के नंबर हैं, तो आप रिकमेंडेशन को फोकस करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फैसल भाई इसी के साथ एक और क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर मेरी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने बस कर आके एमएस पूरा किया है, तो क्या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी या यूनिवर्सिटी की इमेज इतनी इफेक्ट करती है कि आपकी पीएचडी की जब एलिजिबिलिटी या फिर सिलेक्शन हो रही होती है तो वो यूनिवर्सिटी को इतना कंसिडर करते हैं कि इसने पिछले कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? नहीं, इसका मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़र्क पड़ता है। उसकी वजह ये है कि अब यहाँ इटालियन प्रोफेसर को क्या पता कि हमारे यहाँ कोहाट में अच्छी यूनिवर्सिटी है, बुरी है, या मैं नवाबशाह में यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये तो हमने बस एक डर अपने अंदर रखा हुआ है। तो अगर तो जो मैटर करता है बेसिकली वो मैटर करता है कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज से जब आप नीचे आ जाते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर नहीं करती मेरी नज़र में, वो चाहे आपका बैचलर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे पीएचडी हो। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 100 से थोड़े से नीचे हैं लेकिन उनकी प्रेस्टीज ज़्यादा है, तो वो एक सेपरेट कहानी है। लेकिन अगर टॉप 100 के नीचे फिर उन यूनिवर्सिटी को कोई नहीं जानता इन जनरल, तो वो इतना मैटर नहीं करता। सही जी सही। तो आपके कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसमें से जो प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स हैं पहले नंबर पर तो वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका कवर लेटर प्रपोजल हो गया जी, रिसर्च प्रपोजल हो गया, और उसके बाद आपके रिकमेंडेशन हो गया जी, जो कि ये वर्थ रखते हैं जी बिल्कुल, इनको अच्छे तरीके से, जो कि आपके कंट्रोल में है, वो कोई भी स्टूडेंट जब बना रहा है तो वो उसके कंट्रोल में है, ये को आप ये नहीं है एग्जैक्टली ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि आज आप डिसाइड करें कि मैंने इटली पीएचडी के लिए आना है तो आज से ही आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते दूसरे मुल्कों में स्पेशली चाइना, कोरिया में आपका सीजीपीए, जापान में आपका इवन जापान में तो आपको मैट्रिक और इंटर का सीजीपीए भी वो चेक करते हैं। लेकिन इटली की अच्छी बात यह है कि और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने बैचलर की डिग्री भी नहीं अपलोड करनी होती, आपने सिर्फ अपनी मैट्रिक और बाद में मास्टर्स की डिग्री अपलोड करनी होती है। तो इनकी नज़र में ना आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ना इनकी नज़र में आपके ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, इनकी नज़र में इंपॉर्टेंट है कि आप आगे क्या आप सोच रहे हैं या आप बिल्कुल क्या अपनी अपनी प्लानिंग कितनी स्ट्रांग है आपकी, अपने रिसर्च से रिलेटेड, अपनी डिग्री से रिलेटेड। एग्जैक्टली सही। तो एक्चुअली मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन ये है कि पीएचडी तो बहुत सारी हो रही है इटली में, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पीएचडी कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट या कौन सी ऐसी एक प्रोग्राम जिसको आप कहोगे कि यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे या बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं या आ सकते हैं? स्पेशली वैसे तो इटली में जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी करवाती हैं, और पिछले 3 सालों में मतलब ऑन एवरेज जो है वो हर साल तकरीबन जो है 30,000 के करीब स्कॉलरशिप्स होती हैं पीएचडी की, तो बहुत बड़ा नंबर है 30,000। तो उसमें यह है कि हर डिपार्टमेंट, इवन इस्लामियात और जो ज्योग्राफी, इवन उर्दू में भी आप यहाँ पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि एशियन लैंग्वेजेस के यहाँ डिपार्टमेंट है सपेंजा यूनिवर्सिटी में, आप उर्दू में उसमें कर लें पीएचडी, आपके लिए कोई इशू नहीं है। जबरदस्त। तो इसका मतलब उर्दू में भी पीएचडी हो सकती है, इस्लामियात में हो सकती है, मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स, इंग्लिश और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, ये इन सब में बिल्कुल आपको पता है कि इटली तो बड़े यूनिक से, असल में मुझे बड़े यूनिक से जो मेजर होते हैं उन या कोई प्रोग्राम ऐसा निकलता है कोई पता ही नहीं होता उसका ना। नहीं, असल में इसमें ना आपको थोड़ा सा अपना विजन को ब्रॉड करना पड़ता है इटली में, क्योंकि इटली में डिपार्टमेंट्स के नाम वो नहीं होते जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होते हैं। सही। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैंने मेरा बैचलर्स और मास्टर्स जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो जब मैंने यहाँ इटली में अप्लाई करना शुरू किया तो मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई देखता था उनके प्रोजेक्ट, तो वो केमिकल प्रोसेसिंग के होते थे। हमारे यहाँ उस डिग्री को केमिकल इंजीनियरिंग या प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं, यहाँ पर उसको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ तो मेरी रिसर्च नहीं हो रही। तो फिर मैंने थोड़ी सी जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो रिसर्च में करना चाहता हूँ वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में होती है। सही। तो ये थोड़ा सा आपको सर्च करना, आपको थोड़ा सा अपनी डिग्री के लिए लॉयल होना पड़ेगा ना कि बिल्कुल।
तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप इस्लामियात में डिग्री करना चाहते हैं पीएचडी, तो जाहिर सी बात है इस्लामियात में नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर रिलीजियस स्टडीज के हाँ डिपार्टमेंट है। जी, इनडायरेक्ट आप कर हाँ, जा हाँ, उधर ही रहे हो, बिल्कुल आप थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा कि मैं किस कहाँ जा तरह सकता हाँ हूँ, जी जा बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल सही सही, यही असल में क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, ये बिल्कुल। मतलब मैं ये करूं या ये ना करूं हाँ या ये प्रोग्राम। तो इसके लिए कोई ऐसी कोई प्लेटफॉर्म है? पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग हो गया, जैसे कि स्कॉलरशिप नेटवर्क हो गया, यहाँ पर तो आप रूटीन वाइज अपडेट करते हो स्टूडेंट्स को। इसके अलावा कोई इटली में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि जाके जी ये यूनिवर्सिटी की पोजीशन आई है या ये पोजीशंस है, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिलते हैं यहाँ पर, जी जी या बिल्कुल। गूगल ही करना पड़ेगा इसके नहीं अलावा? नहीं, इसका इटालियन जो है मिनिस्ट्री जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसकी वेबसाइट है bandi.miur.it, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा। हाँ सही, आप ये उस स्क्रीन पर देख सकते हैं जी, इस लिंक को। तो वहाँ पर जितनी भी इटली में ऑफिशियली मतलब बाय लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिक्वायर्ड है कि जो भी पोजीशन वो पीएचडी की अनाउंस करेंगे उन्होंने उस पर लाजमी पोस्ट करनी है। सही। तो इटली में जितनी भी होती हैं वो वहाँ पर होती हैं, लेकिन क्योंकि वो सरकारी वेबसाइट है तो वो थोड़ी हम्म, सी ना कॉम्प्लेक्स सी है, तो अच्छा, इसके लिए अब वो इटालियन में है? इटालियन में है, हाँ ना सिर्फ इटालियन में है, पर उसके बाद थोड़ी सी ना वो कॉम्प्लेक्स है, सही है उसको थोड़ा। नेविगेट करना थोड़ा सा मसला होता है। सही। तो इसके अलावा आप वहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्कॉलरशिप नेटवर्क पर डॉक्टर वकार बेग हर मंडे के दिन एक पोस्ट सही लगाते हैं जिसमें हर नई यूनिवर्सिटी ऐड कर यानी कि देते हैं। आपको फेसबुक से मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको एक बिल्कुल चीज एग्जैक्टली प्लेट में मिल रही है तो क्यों अपना एग्जैक्टली। खाप रहे हो। हाँ, और इससे भी आसान है कि डॉक्टर जुनैद जो हैं वो एक पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग के ऊपर एक उनकी पिन पोस्ट है जिसमें हर इटली की यूनिवर्सिटी जी, की लिस्ट होती है। मैं फॉलो और करता रहा तीसरे नंबर पे मैं खुद भी पोस्ट करता हूँ ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी इटली में, हूँ। लेकिन जब मैं पोस्ट करता हूँ तो मैं उस यूनिवर्सिटी में किन किन डिपार्टमेंट्स में पोजीशंस हैं और उसकी फीस है या नहीं, उसकी लास्ट डेट क्या है, तो मैं ये भी इंफॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ, मेरी इंडिविजुअल पोस्ट होती हैं। तो सही आप मेरी भी पोस्ट को फॉलो कर सकते हैं, हैशटैग PhD इटली का सही हैशटैग मैं यूज़ करता हूँ, सही। आप उसको यूज़ करके वो सारी पोस्ट देख सकते हैं। फेसबुक पर पाकिस्तान #PhD। स्कॉलरशिप लीग के अंदर मैं पोस्ट करता हूँ। अच्छा सही। तो जब मैं पोस्ट करता हूँ तो अगर आप बिल्कुल ही सोचते हैं तो आप सिर्फ मेरी पोस्ट देख के आप उसको खोलने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे मेरा डिपार्टमेंट इसमें है या नहीं, बस नहीं आप है, करना ही है तो आप बस इसको स्किप कर दें। तो सही आप ये भी कर जबरदस्त। सकते हैं। तो जो है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। नहीं बात तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा प्रोएक्टिव तो होना पड़ता है अगर आप सीरियस हो जी स्कॉलरशिप जी लेने में। बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा, तो आप जो आप बता रहे थे कि मुझे पहले भी पीएचडी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स इन सब से रिलेटेड आपने को शीट बनाई हुई है, गूगल शीट आई थिंक आप जी कह जी, रहे एक गाइड हमने बनाई हुई है, मैंने और कुछ और दोस्तों ने मिलके जो हमारे यहाँ सीनियर हैं जिनकी हैं। पीएचडी हुई है ये, तो हमने एक गाइड बनाई है, वो गाइड का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। जी, उसमें वो उसमें मैं हमने डिस्क्रिप्शन में बाकायदा शेयर कर दूंगा उस link। उस गाइड में हमने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि आप, और इवन यहाँ तक भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेट्स से कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है, तो उसकी एक वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस पर अप्लाई उस वीडियो पे क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा। आपके पास रिसर्च टॉपिक कोई नहीं है, आपने नया रिसर्च टॉपिक का आइडिया कैसे ढूंढना है उसके लिए पोस्ट का लिंक दिया हुआ है। आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है, मोटिवेशन लेटर के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है कि मोटिवेशन लेटर के बारे में एक कंप्रिहेंसिव 30 मिनट की वीडियो है, आप उसको देख लें। आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है तो उसमें हर चीज़ का लिंक आपके लिए मौजूद है, एक्सप्लेन की हुई है क्वेश्चन आंसर कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कैसे चाहिए, तो वो गाइड भी आप अगर पढ़ लेंगे तो उसमें आपको सब पता चल सही, जाएगा। चलो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर लाजमी कर दूंगा। आप वहां से जाकर जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या कोई भी आपको इशू आता है तो ऑलमोस्ट वहां पर हर एक का आंसर आपको मिल जाएगा प्रोबेबली। जी तो एक और चीज़ है फैसल भाई, होता क्या है स्टूडेंट्स समटाइम्स ऐसा होता है कि वो 5-10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं लेकिन होता नहीं है। आपको क्या लगता है कॉमन कोई अगर एक स्टूडेंट सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ ही लगा हुआ है, मतलब कॉमन कौन सी ऐसी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से मतलब उसको लगता है कि यार नहीं हो रहा, या कोई खास ऐसी कोई इशू जो स्टूडेंट ज्यादा दोहराते हो जो जी कॉमन जी, है? असल में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट देखे हैं। हम ना जब हम अप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ खाना पूरी करते हैं कि अगर सीवी का डॉक्यूमेंट है तो हम सिर्फ उसमें सीवी अपलोड करते हैं, लेकिन वो सीवी नहीं होती, बस वो एक सीवी नाम की चीज़ होती है। सही। तो मैंने ऐसे भी लोगों की सीवी देखी है स्टूडेंट्स की जिसमें उनके अपने ही नाम की स्पेलिंग गलत है। ओ तो मतलब इतनी भी आप अटेंशन नहीं देते। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जब आप सीवी बनाएं, फ़ॉन्ट आपका सबका सेम हो, फॉर्मेटिंग हो। तो मैंने जब अपनी खुद सीवी बनाई अपनी, यहाँ जब पीएचडी के लिए आ रहा था उस वक्त तो इतनी मेरा एक्सपोजर नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने पोस्ट डॉक के लिए बनाई तो मैंने अपनी सीवी बनाई, उसको मैंने
उसको पहले मैंने खुद बनाया, उसको मेरी बनी हुई सीवी को मैंने अपडेट किया और मैंने उस पर तकरीबन 10 दिन लगाए उस सीवी को, सही। एक एक वर्ड को मैंने, एक एक रिव्यू कॉमा को किया। चेक किया, उसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद उसको ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट किया, उसको कलर में प्रिंट किया, उसका छोटा साइज सही। करके, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो मेरी सीवी देखेगा वो स्क्रीन पे देखेगा, वो प्रिंट करेगा, उसके बाद कलर प्रिंटर है, उसके बाद बड़ा प्रिंटर है, तो आपकी सीवी किसी भी फॉर्मेट में हो वो अच्छी दिखनी चाहिए, तो अच्छी दैट दिखनी इज़ वेरी चाहिए। इंपॉर्टेंट। आप सिमिलरली जब आपका मोटिवेशन लेटर है उसकी फॉर्मेटिंग हो, फॉन्ट साइज अच्छा यूज़ किया हो, अच्छा उसकी हाइडिंग दी हुई हो, टाइटल दिया हो, सिमिलरली आपके रिसर्च प्रपोजल में बाकायदा, तो क्योंकि जब फॉर एग्जांपल आप किसी का डॉक्यूमेंट देखते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं होती तो आपकी नज़र में वैसे ही आप कहते हैं कि यार ये तो इस बंदे ने कोई काम ही नहीं किया, मतलब मेहनत हालांकि नहीं की डॉक्यूमेंट पे। हाँ, तो वो जब वो देखता है कि यार देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है तो उसका दिल भी करता है कि इसको थोड़ा देखें कि देखे। इसमें आपके स्किल्स क्या हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में टाइम स्पेंड करें, मतलब सिर्फ खाना पूरी ना खाना करें। पूरी है, इसका मतलब आप कहेंगे इनकी अगर जड़ पे जाए तो लैक ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल। मतलब बस 10 में अपलोड किया, सबमिट हाँ किया, हाँ, फिर आया जी फेल फेल फेल, फेल बिल्कुल फेल बिल्कुल, फेल। आप डॉक्यूमेंट्स पे डिटेल में मेहनत करें उनको इंशाल्लाह, और सही। देखेंगे अगर आपने 2-3 में अप्लाई किया आपका नहीं हुआ तो आप उसका सोचें कि यार रिव्यू क्या मैं करें अपने इम्प्रूव कर सकता डॉक्यूमेंट्स हूँ, को। दोस्तों को भेजें, एक ग्रुप बनाया 6-7 लोगों का, एक हम्म। कि यार हम मिल के अप्लाई करते हैं, आप मेरे डॉक्यूमेंट रिव्यू करें, मैं आपके करता हूँ, आप मुझे और ये बताएं। वैसे भी आप लोग तो ये खिदमत खल्क कर ही रहे हो बिल्कुल मैं सारे, मतलब इतनी तक फैसिलिटी है कि अगर डॉक्यूमेंट भी कोई रिव्यू करवाना है रिक्वेस्ट करो तो डॉक्यूमेंट तक रिव्यू हो जाता है, मतलब। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भी करता हूँ, डॉक्टर जुनैद भी करते हैं, जी। डॉक्टर कामरान वहाँ मेरे साथ रोम में है, हम्म। और भी बहुत सारे लोग हैं, मोहसिन तारिक है, जी। मतलब और भी जो सीनियर्स हैं वहाँ पर करते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें। जी। तो मुझे भी बिल्कुल। एक डॉक्यूमेंट में इशू हुआ था, तो वो मोहसिन भाई हैं जो, मैंने उनसे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, मैंने कहा ये मुझे डॉक्यूमेंट का इशू है, तो उनके एक रिप्लाई से मेरा बहुत सारे मसले हल हो गए। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब यहाँ पर ये बात हुई है तो मैं अक्सर अक्सर स्टूडेंट हमारे पाकिस्तानी ये मिस्टेक करते हैं कि आप जब किसी सीनियर को रिक्वेस्ट के लिए, ईमेल के लिए आप कहते हैं तो बात को कंसाइज और शॉर्ट करें, बिल्कुल। और वॉइस नोट कभी ना भेजें जी। आप, क्यों, मतलब बिल्कुल। और आप एक ही मैसेज में लिखें कि मेरा ये नाम है, मेरा ये मसला है और मेरा ये डॉक्यूमेंट है कि मेरी ये एग्ज़ाम है, आप इस तरीके से कर दें। वो 4-4 5-5 मैसेज होते हैं, वॉइस नोट भेजते हैं, अक्सर लोग कॉल मिलाने लग जाते बहुत हैं। सारे लोग तो ग्रीटिंग्स में अपना टाइम ज़ाया हाँ कर देते हैं बिल्कुल, ना, इस तो तरीके से अब फॉर एग्जांपल अब मैं फुल टाइम, मेरी जॉब भी है, यहाँ मैं जी। जॉब करता हूँ, मेरी फैमिली भी है, मैं मेरी पर्सनल लाइफ भी है, तो जी। अब अगर मैं, आप मुझसे एक दफ़ा, मैं फेसबुक सिर्फ अब दिन में 2 दफ़ा देखता हूँ, एक जी। दफ़ा सुबह, एक दफ़ा शाम। सही। अगर एक दफ़ा आपने मुझे सलाम किया, मैंने शाम को वालेकुम सलाम कर दिया, अगली दफ़ा आपने कहा कि क्या जी। हाल चाल है, मैंने अगले दिन शाम को कह दिया कि बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डेफिनेटली। और ऐसा भी हो सकता है आपके पास नंबर ऑफ मैसेजेस ज़्यादा हैं, एक बंदे का टाइम ही, या क्यों में वो टाइम ही 2 या 3 दिन बाद आए, या एग्जैक्टली इस तरीके तो से, तो आप एक ही मैसेज में आपका आप मसला। प्रिसाइज करें, अब जो आपने हाँ जी पूछना है जी। सलाम लें और बस जी पूछें जी, सीधा। आप बिल्कुल, आप एक ही मैसेज में सब कुछ बता दें और इंशाल्लाह जब भी मैं उसको मैसेज को देखूंगा मैं उसका जवाब दे दूंगा जी। सही। तो ये तो डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है फैसल भाई, वो ये है कि देखो कुछ स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए आ रहे होते हैं यहाँ पर, कुछ स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए आ रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीएचडी वालों के लिए तो इतना जो बजट और एक्सपेंस इतना इशू नहीं होता, मास्टर्स वाले सोचते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ड्यूरिंग स्टडी, मैं मास्टर्स और बैचलर दोनों को लेके चल रहा हूँ, तो क्या हमें पार्ट टाइम जो अलाउ होती हैं कि नहीं होती? अगर अलाउ होती हैं तो हम कितना काम कर सकते हैं, कितने आवर्स हम एज ए पार्ट स्टूडेंट पार्ट टाइम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो ऑफिशियली हमें अलाउ है वो 20 आवर्स पर वीक अलाउ है इटली के अंदर जॉब करना। पीएचडी हो या वो पीएचडी हो, मास्टर्स हो, बैचलर हो, वो जो सबके लिए? जो फुल टाइम स्टूडेंट है, अगर जी। आप अपना स्टेटस पार्ट टाइम करवा के उसको 50 आवर्स, मेरे ख्याल से उसको 36 आवर्स पर भी ले जा सकते हैं, सही। लेकिन उसमें आपको फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलती जब आप पार्ट टाइम स्टूडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर सही, लेते हैं। या चाहे जैसे मास्टर्स चाहे, को ओरिजिनल हाँ स्कॉलरशिप जी जी, मिलती है, चाहे रीजनल हो चाहे आपकी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हो, जब आप अपना आपको पार्ट टाइम करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाती एनी है। टाइप ऑफ आप फंडिंग ले रहे हो तो वो आप वो बंद हो पार्ट जाती टाइम है, स्टूडेंट नहीं हो सकते। वो पार्ट टाइम को नहीं, वो फुल टाइम स्टूडेंट को मिलती है। सही। ऑफिशियली आपको 20 आवर्स अलाउ है, लेकिन सही। इटली में इतनी कोई सख्ती नहीं है यूके या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरह। यहाँ पर लोग 20 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं कि यार काम 40 घंटे कर लो किसी भी या तरीके 30 से को घंटे। अल्टरनेट हाँ निकाल लेते हाँ, हैं। ये इटालियंस का जो है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि इटालियंस का दिल बहुत बड़ा है, बड़ा है तो वो ये, हमें। हाँ, अगर आप इनको थोड़ा सा कहते हैं कि यार क्या करें, गरीब आदमी है, हम अपने मुल्क से आए हैं, तो ये आपको मतलब रिलैक्सेशन देते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम यूके या कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सख्ती है इसके हवाले से। तो
पार्ट टाइम आप 20 घंटे कर सकते हैं, और यूजली लैंग्वेज का एक बड़ा बैरियर है इटली 20 में। घंटे पर वीक, और इसका मतलब एक माह में ऑलमोस्ट 80 80 घंटे तो ऑफिशियली कर सकता है। हाँ, नहीं आप फिर सैटरडे संडे 8-8 घंटे भी लगा सकते हैं। वाह, तो यानी कि 20 दैट्स घंटे गुड। वीक के दरमियान, और और 16 20 घंटे, घंटे वो 36 घंटे आप वीकली काम कर सकते हैं, मतलब सही, ऑलमोस्ट फुल टाइम के फुल बराबर टाइम एक के बराबर हो गया। ऑफिशियली भी आप कर सकते हैं। तो वही ना, सही। तो वो फिर इसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट लैंग्वेज का इशू है, मैं ये बात कर रहा था जी। कि तो जो इंग्लिशली लोग आते हैं आमतौर पे यहाँ पे डिलीवरी की जॉब करते हैं, जो कि आप आते ही अगले दिन आपको मिल जाती है, यहाँ पर साइकिल ले लें आप और अपना ये शुरू कर दें नेक्स्ट डे, जो मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ जो करते हैं, और उसमें भी अच्छी कमा लेते हैं। लेकिन ये है कि लैंग्वेज अगर आपको आती है तो फिर आपके पास दूसरी जॉब्स की ऑप्शन भी अपॉर्चुनिटी होती ज्यादा है। है। बिल्कुल, तो सही। लैंग्वेज आप सीखें जब आएँ तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। जी। सही। और अगर मैं बात करूं, कितना का एवरेजली एक स्टूडेंट पार्ट टाइम करके 20 घंटे को कंसिडर करते हैं, कितना का वो अर्न कर सकता है? मतलब साउथ इटली और नॉर्थ इटली दोनों को अगर हम देखें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो साउथ इटली का भी है, हाँ, बिल्कुल। और नॉर्थ इटली में भी आप बोल्दानो वो में। बोल्जानो में है, तो मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है जी। इटली का। तो असल में ऑन अब एवरेज कोई अगर आप लीगली 20 घंटे भी किसी में जॉब करते हैं तो यूजली जो यहाँ पर आपको रेट मिलता है वो जो है वो 10 यूरो के आसपास 10 आप यूरो के इर्द गिर्द, इट मीन्स के 200 यूरो वीकली आप लीगली आराम से कमा बड़ी ही सकते हैं। आसानी से हाँ, तो 800 कमा ही यूरो। लोगे। अच्छा, इस चीज़ में एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि जो जो आप लीगली आपकी इनकम सालाना आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही। अगर आपकी स्कॉलरशिप 15,600 यूरो बिफोर टैक्सेस, तो आपकी इनकम भी जो है 15,600 यूरो से कम होनी कम चाहिए। होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 15,600 यूरो से बढ़ जाएगी तो आपकी स्कॉलरशिप बंद हो बंद जाएगी, हो जाएगी। चाहे वो आप मास्टर्स में हो चाहे वो पीएचडी किसी में भी हो। हाँ जी टाइप की जी, फंडिंग में। किसी भी टाइप की फंडिंग में हो, जब आपकी इनकम उस स्कॉलरशिप के अमाउंट से बढ़ जाएगी तो आपकी फंडिंग, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ये एक तरीके से मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि ये आप तरीके से आपके सर्वाइवल के लिए सपोर्ट है। बेस्ड हाँ, स्कॉलरशिप है। सपोर्ट है। तो जब आपकी इनकम ऑलरेडी होती है तो वो कहते हैं कि इसको ज़रूरत नहीं है सपोर्ट जरूरत की नहीं है। गवर्नमेंट की, तो क्योंकि ये सब पैसा इटली की फेडरल गवर्नमेंट से आता है। जी। सही सही। चले, ये तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आंसर ये दे दिया। अच्छा, इसके बाद एक और है कि पीएचडी कर लेते हैं। आपने माशाल्लाह पीएचडी कर ली है, जी जी। तो पीएचडी के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इटली में या यूरोप में? क्या आसानी से इंसान कर सकता है, या फिर पाकिस्तान की तरह ही है, फिर पीएचडी के बाद फिर एक वही स्ट्रगल शुरू हो जाए? नहीं, इटली में माशाल्लाह से पीएचडी के पास तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जिस वक्त हमारा बैच जो है जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है, जिसको मैं जानता हूँ, उसमें तकरीबन 50 के करीब लोग हैं। तो सिवाय एक या दो के ऑलमोस्ट सबको यहाँ जॉब मिल गई है। जो इंडस्ट्री में करना चाहते थे उनको इंडस्ट्री सही। में, और जो यूनिवर्सिटी में करना चाहते थे यूनिवर्सिटी में। और जिनको नहीं मिली है उनको भी अपनी खुद ही ज़ाती सुस्ती की वजह से नहीं मिली है, नहीं वरना मिली है। मतलब यहाँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जॉब का। तो सही। और ज़्यादातर जो 90% लोग हैं वो जिस प्रोफेसर के साथ पीएचडी कर रहे हैं उसी के साथ ही वो पोस्ट डॉक पे भी लग जाते हैं फ़ौरन ही। सही। चलें, अगर मिसाल के तौर पर, जो आप कह रहे हो कि सारे आपके साथ वो अच्छे स्टूडेंट थे, उन्होंने पीएचडी ले जॉब ले ली, मिसाल के तौर पर हम जैसे कुछ होते हैं नलायक और स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि शायद पीएचडी पूरी होगी या पीएचडी के बाद जॉब सर्च करेंगे, अभी पीएचडी के दौरान जॉब नहीं सर्च कर पा रहे, या इतना नहीं मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग, पीएचडी हो गई है उसके बाद वापस जाना पड़ जाएगा, या कोई और अल्टरनेट होगा, कोई टाइम मिलेगा? जैसे कि चाइना में भी होता है, 3 माह का आपके पास टाइम होता है, जैसे ही आप की पीएचडी या कोई भी डिग्री कंप्लीट होती है, 3 माह का आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का टाइम होता है, और स्कॉलरशिप या पैसे कुछ नहीं मिलते उसके दौरान आपको। वो आपका सेल्फ फाइनेंस सब जो कुछ होती है सेल्फ पर आपने करना होता है। और इटली में क्या चांसेस हैं? आपको वापस जाके पाकिस्तान में ढूंढने पड़ेंगे, या यहाँ पर आप रह सकते हैं और फिर जॉब भी ढूंढ सकते हैं? नहीं, इटली वालों तो इस मामले में बहुत रिलैक्स है, मतलब यहाँ इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मेरी ग्रेजुएशन जो है वो अप्रैल में हुई है, तो मेरा जो स्टूडेंट वीज़ा है वो दिसंबर तक अभी भी है। तो सही। फिर ये दिसंबर तक वीज़ा करने के बाद मैं मज़ीद 1 साल के लिए जॉब सर्च वीज़े के लिए भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, यानी कि मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से भी ज़्यादा अपनी डिग्री के बाद यहाँ ईजीली रह सही। सकता हूँ। और ये मतलब 1 डेढ़ साल ये लीगली आप यहाँ जी पर जी, लीगली। और अगर आप चाहें तो उस 1.5 साल के बाद भी आप 8-9 महीने एक्सटेंशन करवा लीगली सकते ही हैं। ले सकते हैं। आप सही। किट जमा करवा दें, 8-9 महीने बाद मतलब फिंगरप्रिंट आएगी। मैनी हाँ वेज हैं कि हाँ, तो आप यहाँ बहुत पर ज़्यादा। हाँ, और दूसरा इटली में जो सबसे बड़ी एक सहूलत है वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में पीएचडी स्टूडेंट्स को कहीं और नहीं मिलती, कि ये जो हमारा सोशल सिक्योरिटी या कंट्रीब्यूशन कटता है ये हमें वापस मिलता है। तो जितनी भी हमारी सैलरी होती है
उसका 70% हमें 1 साल तक यहाँ की इटालियन गवर्नमेंट जो सोशल सिक्योरिटी के तहत हमें देती है। तो आज आपकी पीएचडी की फंडिंग खत्म हुई है, सही। 8 दिन के बाद आप उनको ईमेल, एक सही। प्रोसीजर है ऑनलाइन, सही। प्रोसीजर करते हैं कि भाई मेरी ये खत्म हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगाते हैं सही। और आपको नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख से आपके अकाउंट में 70% ऑफ योर सैलरी आने लग यानी जाती कि है 1 साल तक। तो सही। आप इटालियन गवर्नमेंट के खर्चे भी 1 साल आराम से घूम फिर यानी सकते कि हैं। ये भी नहीं है कि आपको मिसाल के तौर पर पीएचडी पूरी हो गई है, रहने तो दे दिया उन्होंने, चलो ठीक है, लेकिन अभी खर्चा भी तो करना है, तो खर्चे का भी मतलब एटलीस्ट बंदोबस्त है, बिल्कुल। बंदोबस्त हो जाता है, अगर आप चाहो उसको अवेल करना चाहो तो वो जी जी, अवेल वो कर अवेल सकते क्यों हो। नहीं करना चाहेंगे। मैं खुद जो है सही। जनवरी में मेरी पीएचडी की फंडिंग खत्म हो गई थी। तो जो है मैंने अभी, क्योंकि मेरा वीज़े का थोड़ा सा उसमें एक कॉम्प्लिकेशन हो गई थी जो मेरी अपनी गलती की वजह से, तो वो मैं 4-5 महीने में वो लेता रहा हूँ 70% इटालियन सही। गवर्नमेंट से सही। विदाउट एनी तो प्रॉब्लम। तो ये भी इटली का एक आप कह सकते हो कि ये बेनिफिट है कि अगर आपकी पीएचडी पूरी हो गई है, आपको टाइम चाहिए थोड़ा सा कि मैं अभी अपनी पसंद की जॉब ढूंढूं, तो उसके लिए इटली आपको रहने की जगह भी देता है और आपको साथ में इतने के पैसे देता है कि आप यहाँ पर रहकर सर्वाइवल कर सकते हो। ऐसा ही है वैसे बिल्कुल इजीली। और अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोल्दानो में मेरी फॉरेन जॉब नहीं होती तो तकरीबन 900 यूरो के करीब, 900 बल्कि 950 यूरो मुझे मिलते थे। 950 यूरो में मैं पलर्मो, सलर्नो, साउथ सही। में कहीं चले जाऊं, बीच के ऊपर घर ले लूं, सही। कुछ भी नहीं, सारा दिन बैठो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो बीच के ऊपर। वहाँ छोटे शहरों में तो आपको मिल जाता है नेट, सही। आप जॉब ढूंढते रहो। सही। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं फैसल भाई, मिसाल के तौर पर चलो ये तो जॉब मिल गई है, पीएचडी भी होगी, जॉब भी होगी, परमानेंट या फिर लॉन्ग टर्म रहने का माइंड बन जाता है, यूरोप में या इटली में ही रहने का मेरा मूड है मिसाल के तौर पर, तो क्या इजी है या मुश्किलात तो नहीं आती कि मैं फैमिली भी बुला लूँ यहीं रहने लग जाऊँ, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है इटली में? बिल्कुल, इटली में जो है यहाँ पर 5 साल जब आप इटली में लीगली रह लेते हैं तो आप अपने पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप पीआर अप्लाई कर देते हैं तो तकरीबन 5.5 साल तक आपको वो पीआर मिल जाती है। मिल जाती वो है। पीआर जो है वो पहले 2019 से पहले जो है वो अनलिमिटेड होती थी, लेकिन अब वो 5 साल बाद एक्सपायर हो जाती है। और लेकिन वो पीआर इस तरीके से है कि आपको पीआर का मतलब है परमानेंट रेजिडेंट, और 5 साल बाद आप यहाँ से वो कार्ड बनवाते हैं और आप पाकिस्तान चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, कोरिया चले जाते हैं, 5 साल बाद दोबारा आएँ यहाँ पर आके अपना प्रोसेस को दोबारा करें और फिर यानी कि 4-5 दिन के लिए आए यहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, फिर वापस चले जाएं। मतलब उसके लिए उस पीआर को रिन्यू करने के लिए आपके पास ये शर्त भी नहीं है कि आप इटली में ही रहें। लेकिन अगर आपने पासपोर्ट लेना है तो फिर आपको यहाँ 10 साल गुजारने पड़ेंगे इटली में। सही। आपका होना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 10 साल पूरे होंगे तो आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा, यानी कि आप यहाँ के ही हो जाओगे जी परमानेंट जी, रूप 10 से। साल आप यहाँ पर लीगली, यहाँ पे आप रेजिडेंट रहे हों, मतलब रहे आपका एड्रेस लीगली यहाँ का हो। यहाँ का हो, रेजिडेंस यहाँ की हो आपकी। जी जी। और लेकिन सही। इसमें ये शर्त नहीं है इटली में, बहुत सारे मुल्कों में ये शर्त है कि आपने इतना टैक्स भरा हो, जैसे जापान में है, या अच्छा 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 यहाँ अच्छा ऐसी अच्छा। कोई शर्त नहीं है कि मतलब आपने यहाँ पर सिर्फ रेजिडेंस मेंटेन की हो, घर आपने किराए पे लिया हुआ लिया हो, हो, और आपने भले आप कहते रहे कि मैं बेरोजगार हूँ, मतलब उससे इटली की गवर्नमेंट को फर्क नहीं कोई पड़ता फर्क कोई नहीं भी। पड़ता, यानी कि इटली बहुत सारी चीज़ों में आपको रिलैक्स रखता जी है। जी। और दूसरा, इटली में एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते या आप अपने उसको एक्सटेंड करना है, तो आप यहाँ पर एक वो फ्रीलांसर वीज़े का भी आप वो खुलवा लें अपना, कि मैं यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर काम करूँगा और आप उसकी बेसिस पे अपना सोजोर्नो जो है वो हर साल रिन्यू करते रहें, आपको उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। सही। यही मैं असल में मेरा क्वेश्चन यही था कि आफ्टर पीएचडी लोगों ने मिसाल के तौर पर पीएचडी की है, मेरी मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है, तो कल को कोई मुझे मैनेजमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में जॉब करनी है, तो बहुत सारी कंट्रीज की रिस्ट्रिक्शन होती है जिसमें आपने डिग्री की हो और तो जॉब भी आपको उसी फील्ड में करनी पड़ेगी, जैसे कि बहुत सारी यूरोपीय कंट्रीज हैं और वो बिल्कुल। वीज़ा इशू ये वो इश्यूज होते हैं, फिर वो नहीं तो नहीं, क्या? इटली इस मामले में बहुत रिलैक्स है। आपने सिर्फ जॉब करनी है, आपके पास सिर्फ जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना सही। चाहिए। आप चाहे मैकडोनल्ड में वेटर की जॉब करते हो और वो भी सही। पार्ट टाइम भी हो, मतलब ऐसे नहीं आप सही। फुल टाइम वेटर हो, आपके पास पार्ट सही। टाइम, लेकिन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फ्रीलांसर का वो खोल लें, और फ्रीलांसर में ऐसे नहीं कि आप ये कहें कि मैं कंप्यूटर का फ्रीलांसर का, फ्रीलांसर की मुराद ये कि आप फ्रीलांसर का एक बिजनेस खोल लें कि भाई मैं लोगों के घर साफ करूंगा, सही। और आप उसके मतलब आप विजय। किसी के एम्प्लॉय नहीं है, हाँ तो आप मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, बिल्कुल। उसकी वो जो भी लीगल प्रोसेस है उसका करके आप कहेंगे जी हाँ मैं
फलां काम करता हूँ, हाँ मैं फ्रीलांसर हूँ इस फील्ड में। जी जी, और वो फ्रीलांसर का जो प्रोसीजर है वो है भी बहुत आसान, और अच्छा, वो 10-15 मिनट में हो जाता है, और अच्छा, उसकी फीस भी 25-30 यूरो उसकी, यानी कि वो मतलब तो कुछ सरकारी फीस शायद मेरे ख्याल से है भी नहीं, या 16 यूरो है, और कोई 15-20 यूरो जो भी सही, दफ्तर इसको करता है। 16 यूरो में भी वो स्टैम्प की हो हाँ आप जी जी, अगर। वो स्टैम्प की होती है, उसकी अच्छा, 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 डॉक्यूमेंट की, वरना उसकी कुछ भी नहीं है, कोई ये तो फीस कुछ नहीं भी है। नहीं है अगर हाँ 20-25 भी है हाँ, तो वो तो आपको 15-20 मिनट में हो भी जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है। सही, यानी कि यहाँ पर वीज़े के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, पीएचडी की है किसी में, मास्टर्स किसी में है, तो जॉब कोई और कर रहा है, डज़न्ट मैटर। बिल्कुल इस आपको तरीके आसानी से यहाँ पर रहने के लिए वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे होते रहेंगे जी जी, आपके। बिल्कुल सही। यहाँ कोई और इशू नहीं है। फैसल भाई एक और चीज़ है, बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो ये क्वेश्चन लाज़मी पूछते हैं कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या बैचलर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए। मोस्टली मास्टर्स या पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो पूछते हैं कि मैं अप्लाई करने में आइट्स, जीआरई या टोफल या इंग्लिश के ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, और अगर कंपलसरी नहीं है तो क्या इनकी वैल्यू ऐड होती है किसी भी एप्लीकेशन में? अच्छा, पहले मैं पीएचडी की बात कर लेता हूँ कि हम्म, जीआरई के लिए ना, हम्म, तो जीआरई इटली में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ में मेरा ख्याल है कि रिक्वायर्ड होता है। सही। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि अगर आपने उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है, तो आप उनको जो आपने जीआरई के पैसे की फ़ीस भरी थी, आप उनको वो दें तो आपको वो पैसे भी वापस करते हैं। सही, यानी कि जीआरई आपने वो भी उनके खर्चे से करना है, हाँ, यूनिवर्सिटी लेकिन के आपने खर्चे से। लेकिन वो आपको उस सूरत में मिलेगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आप उन डेफिनेटली हाँ, मतलब फायदा हो गया ना, जब आपका हाँ, एडमिशन हो गया तो आपको ये भी टेंशन नहीं कि मुझे जीआरई के भी पैसे मिल जाएंगे अगर हाँ, मैं वो आपको चाहूंगा तो। जीआरई के पैसे भी आप वापस उनको में। वो भी डिमांड करोगे तो वो भी मिल हाँ जी, जी, जाएंगे, वो मजे भी की आपको, चीज है। तो सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं मेरे ख़्याल से, एक पोलीमी है और एक जो है वो टोरिनो पॉलिटेक्निको टोरिनो है, या और एक ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हाँ, जीआरई की रिक्वायरमेंट है। सही, अब मुझे उनके नाम एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहे। सही, बाकी आइल्स की इन यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट थी, इस साल से इन्होंने पीएचडी वालों के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। बिल्कुल तो खत्म अब कर आपको सिर्फ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, और प्रोफिशिएंसी अच्छा, सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं, आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी ले सकते हैं, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर सेल्फ सर्टिफिकेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो वहाँ इतना मसला नहीं है। तो पीएचडी के दरमियान आपकी इंग्लिश की कोई इतनी कोई खास आइल्स की ना ज़रूरत है, ना आपसे एम्बेसी डिमांड करती है, ना ये जस्ट वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट, होता है वो वो मोर देन आपने इनफ है। वो मोर देन इनफ है। लेकिन सही, जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उसके लिए या बैचलर के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सपेंजा यूनिवर्सिटी अभी मेरी नज़र में है, हम्म, और वो भी किसी को माफ़ कर देती है, किसी को कहती है कि आपने करना है, वो डिपेंडिंग ऑन अच्छा, वो यूनिवर्सिटी। सिचुएशन मैटर हाँ, करती है या सिचुएशन, डिपार्टमेंट मैटर करता हाँ, है? वो डिपार्टमेंट मैटर करता है मोस्टली। सही, या जैसे कैसीनो यूनिवर्सिटी ने इस साल आइल्स को मैंडेटरी कर दिया है, या 1-2 और यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने बैचलर और मास्टर्स के लिए आइल्स को मैंडेटरी कर दिया है। सही, वो भी इसलिए कि हमारे कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान से आते थे इंटर करके, उनको बेचारों को आपको पता है कि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो यूनिवर्सिटी डेफिनेटली। वाले भी परेशान, वो भी परेशान, तो उन्होंने कहा इसको इसको वो करें। तो एम्बेसी भी यूजुअली पाकिस्तानी स्टूडेंट से बैचलर और मास्टर वालों से आइल्स की डिमांड करती है, लेकिन वो इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बैचलर या मास्टर के लिए आ रहे हैं तो आइल्स करके ही आएँ, करके आपको आएँ, फ़ायदा ही होगा डेफ़िनेटली उसका। थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। पीएचडी वालों को इतनी ज़रूरत होती भी नहीं इंग्लिश की, क्योंकि उनकी यहाँ इंग्लिश की पर इतनी, इतनी वो प्रैक्टिस हो चुकी थी, मैं आ गया हूँ यहाँ पर, हाँ, मेरी भी जी, इतनी जी। इंग्लिश अच्छी नहीं है नहीं, तो नहीं, वो पीएचडी स्टूडेंट्स अ, का बेसिकली इतना वो नहीं होता, उनको इनकी क्लासेस भी इतनी नहीं होती। हाँ उनका जी। मेन उनको क्योंकि उन्होंने रिसर्च पेपर वगैरह लिखे हुए होते हैं ऑलरेडी, या कुछ जी, रिसर्च की होती है, तो उनको सही, इंग्लिश में हाथ पैर उनका चलता है, जिसको चलता हम है, उर्दू में अपनी तो ज़बान में कहें तो। सही, सही। तो यानी कि आइट्स इतना ज़्यादा कम मतलब मेजर पार्ट नहीं है आपकी सिलेक्शन या एप्लीकेशन में। पीएचडी हाँ, में तो बिल्कुल भी नहीं पीएचडी है। में बिल्कुल नहीं है, मास्टर्स में सम यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ, बाकी कुछ मतलब ऐसी भी हैं जो बिल्कुल आइट्स वगैरह। 80-90% यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स नहीं चाहिए। हाँ, सही है, नहीं कि तकरीबन फिर तो ये ना होने वाली हाँ, बात ही है। हाँ, बिल्कुल। तो सही है। तो यानी कि आइट्स अगर हो इन केस तो वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है। हाँ, मास्टर्स बैचलर वालों के लिए प्लस पॉइंट प्लस हो पॉइंट सकता हो सकता है, पीएचडी वालों के लिए वो है। इतना नहीं, मैटर हाँ, नहीं लेकिन करता। जीआरई डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल को बहुत इन्हेंस करता है, क्योंकि सही, जीआरई शोज कि आप बहुत सीरियस हैं अपनी स्टडीज को सीरियस है लेके। स्टडीज, मतलब सही। उसके रिजल्ट, आपके स्कोर से उसको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उनको देखने वालों को पता हाँ, वो चलता है लगता कि है ये कि सीरियस है। सीरियस है। जी। सही, डेफिनेटली बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी अच्छा फैसल भाई, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि जो मेरे देखने वाले और बहुत सारे लोगों को होता है कि स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप कितनी मिलती है अगर आप पीएचडी करने आ रहे हैं यहाँ पर, या फिर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, तो स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, और स्कॉलरशिप जो है वो उस स्कॉलरशिप में आप सर्वाइवल कर सकते हो, मंथली एक्सपेंस कितना होता है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी बता दें।
अच्छा, स्कॉलरशिप के हवाले से ये है कि मैं पहले पीएचडी का बता दूं कि पीएचडी वालों को इटली में जितनी भी पोजीशन होती हैं तकरीबन 99% वो फंडेड होती हैं। सही। तो उसके लिए मिनिमम जो अमाउंट है वो 1195 यूरो है। इसके बाद इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। कुछ सही। यूनिवर्सिटीज़ उससे ज़्यादा देती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बोल्जानो में 1250 मिलते हैं, तोरिनो में 1350 मिलते हैं। इसी तरीके रोम में एक यूनिवर्सिटी है, उसका जो मेडिकल प्रोग्राम है उसमें 1700 मिलते हैं, प्लस फ्री अकोमोडेशन प्लस लंच और डिनर भी मिलता है। सही। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लंच कार्ड वगैरह भी मिलता है, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन 1195 मिनिमम मिलते मिनिमम हैं। मिलेंगे। अगर 1195 को अगर हम आज के कन्वर्जन रेट से करेंगे तो ऑलमोस्ट कोई 4 एक लाख 4 तो लाख बन के जाते हैं, करीब यानी कि 4 लाख तो मिनिमम मिलेंगे ही। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आओगे, कुछ देर पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि मिनिमम 3 लाख, लेकिन मुझे लगता है कि अब चूंकि हमारा रेट चेंज हो गया, कन्वर्जन रेट ये वेरी होता रहेगा। जब आप वीडियो देख रहे होंगे मे भी उस वक्त कुछ और हो। तो अभी मैं अगर आपको बताऊं तो 1195 यूरो जो है वो मिनिमम मिलेंगे। उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो वो 4 एक लाख के करीब बन जाते हैं। तो इतनी अमाउंट आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में या किस रीजन में है। ऐसे ही है फैसल भाई? बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे सही। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा देती हैं। और जहाँ तक खर्चे की बात है तो जो महंगे शहर हैं, जैसे बोल्जानो एक महंगा शहर है, मिलान, रोम और वेनिस, ये 4-5 महंगे शहर हैं। यहाँ पर आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसमें मेन खर्चा जो होता है वो आपका अकोमोडेशन का होता है। तो इन शहरों में अकोमोडेशन थोड़ी सी महंगी है। तो यहाँ पर आप समझ लें कि आपने अगर अच्छी अकोमोडेशन सेंटर के पास और अच्छा रूम सिंगल अपने लिए ले रहे हैं तो वो 500, 550, 600 में आपको मिल जाता है। सही। फिर इसके अलावा जो ग्रोसरीज हैं वो नॉर्मली जो स्टूडेंट है वो 200 यूरो, अगर आप उसमें भी आप रोज़ाना मीट वगैरह खाते हैं और अपना वो करते हैं तो 200 यूरो वो हो गया। प्लस आपका 100 यूरो आप बाकी खर्चा लगा लो। ट्रांसपोर्ट यहाँ इतनी महंगी नहीं है, लेकिन चलो, और जाहिर सी बात है बंदा आता है कभी कॉफ़ी पी लेता है, कभी बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया, तो 100 यूरो आप उसका पकड़ लो। तो ये इन मोस्ट एक्सपेंसिव केसेस में आपका 900 यूरो में आपका अच्छा गुजारा होता है। सही। मतलब इसमें भी अगर आप रूम शेयर कर लें तो आपका जो है वो रेंट कम हो जाएगा। रेंट कम हो जाए। तो ये आपका 900 हो जाता है, 1200 आपको मिलता है, तो 300 बच जाता है, जिसका मतलब है कि 1 लाख रुपए के करीब आपको बच जाता है। फिर भी बच जाते हैं। 1 लाख रुपया फिर भी बच जाता है। और अगर आप किसी छोटे शहर में या साउथ की तरफ में, पलरनो में आपको 150 में रूम मिल जाता है, सलरनो में सही। या ये कैलेब्रिया में, इस टाइप की सही। जगहों पे आपको 200, 150, 180 में रूम मिल जाता रूम है। मिल जाता है। तो वो आपका वो हो गया, और खाना पीना तो आपका वही रहेगा। तो 200 यूरो में आपका वो हो जाता है, तो आपको 400, 500 यूरो में आप अच्छा गुजारा कर लेते हैं, आपको 600, 700 बच जाता है। तो जो कि पाकिस्तान में तो अभी 2-2.5 लाख रुपए 2-2.5 बच जाए। लाख रुपए हो जाते हैं। इट मीन्स कि अगर आप इन 4-5 सिटीज के अलावा कहीं रह रहे हो तो आप आसानी से 600-700 यूरोस बचा सकते हो। बिल्कुल आप हाफ स्कॉलरशिप तो बचा ही सकते हो जी जी अपनी। इजीली आप 600, 650। इवन मैं रोम में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शेयर्ड रूम में रहते थे, एक रूम में 2 से 3 लोग, तो वहाँ 150 या 200 यूरो में वो रहते थे। और खाने पीने का भी उनका शेयर्ड होता था। जाहिर सी बात है जब आप ज़्यादा लोग बनाते हैं तो वो आपकी तो कॉस्ट कम हो जाती है। उसका फिक्स उन्होंने देना होता था। तो एक हमारे दोस्त हैं तो वो 180 रूम का रेंट देते हैं और 100 सही। खाने पीने का देते हैं। इट मीन्स 280 280। 280 में वो बिल्कुल यहाँ आराम से रह रहे हैं। और बाकी वो और बाकी भी अगर हम नो एक्सपेंस करें तो यानी कि 300, यही 800 से ज्यादा वो बचा सकते थे। जी जी ये वो बचा रहे बिल्कुल वो थे। 800 यूरो इजीली बड़ी बचा रहे हैं। अमाउंट है ये, मतलब बड़ी आसानी से रह सकता है। सर्वाइवल इशू नहीं है पीएचडी हाँ, स्टूडेंट्स के लिए। और अगर हम और एज ए मास्टर स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो बड़ी एक स्कॉलरशिप है वो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप होती है। और उसमें पाकिस्तान को भी अल्हम्दुलिल्लाह 2022 से इन्होंने शामिल कर दिया है, पहले नहीं था। सही। तो उसका जो अमाउंट है वो 8,000 यूरो है साल का अमाउंट। सही। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है, वो कम लोगों को मिलती है। सही। लेकिन इसके इसके अल्टरनेटिव के तौर पे वो स्कॉलरशिप बताएं जिसमें इतनी अच्छी सीजीपीए नहीं चाहिए, या फिर आप एक बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं है, आइट्स भी नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, सुना है रीजनल स्कॉलरशिप जो है उसके बारे में। जी जी ये इटली के अंदर रीजनल स्कॉलरशिप आपका हर इटली के हर शहर में रीजन की होती है। रीजन आप समझ लें जैसे पाकिस्तान में प्रोविंस होता है या अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कह लें, इसका इन्होंने छोटे डिविजन्स बनाए हैं। तो हर रीजन का अपना क्राइटेरिया, अपनी अमाउंट है। तो हर इटली के अंदर ये कानून है कि हर स्टूडेंट को स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको एजुकेशन जो पढ़ना चाहता है उसको प्रोवाइड करे। सही। तो अगर आप जब जाके ये डिक्लेयर करते हैं कि मेरी फैमिली की इतनी इनकम नहीं है कि वो मेरी फीसिस या मेरा खर्चा उठा सके, तो वो फिर आपका खर्चा स्टेट उठाती है। तो पाकिस्तान में उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी फैमिली इनकम, फैमिली सेविंग, इनकम नहीं सेविंग 8,000 यूरो से कम हो साल की। सही। यानी कि आपकी फैमिली 24-25 लाख से पाकिस्तानी से
कम बचा रही हो महीने का, जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ही कोई हाँ, कद्दूका डेफिनेटली फैमिलियाँ होंगी हाँ जो जी, अगर इतने वो से होंगे तो वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी नहीं करेंगे बिल्कुल। डेफिनेटली। तो वो स्कॉलरशिप आप यहाँ पे इटली में आके ले सकते हैं, और 700 से 800, 7000 से 8000 यूरो के दरमियान आपको साल का मिलता है। फिर उसमें वो बेनिफिट होते हैं, अगर आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल्दानो की बात करूँ तो यहाँ आपको 220 यूरो आपके काटते हैं पर मंथ रूम के लिए। अगर आप वैसे बाहर रूम लेते हैं तो आपको 600-700 का, 500-600 का मिलता है, यहाँ पर आपको 220 में मिल जाता है। फिर आपको लंच और डिनर फ्री मिलता है। अगर आप बाहर से करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के उससे लंच और डिनर करते हैं वो आपको शायद महीने के 80 यूरो को या 100 यूरो काटते हैं। तो इस तरीके से फिर भी एट द एंड कैश भी 3 से 4000 यूरो देते हैं सारा खर्चा सही उठाने के बाद। सही। अच्छा, इसमें मैं एक बात ये ऐड कर दूं कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती यूनिवर्सिटी की जो, तो वो भी इस रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सही, अगर डेफिनेटली अगर उनके पास फंडिंग नहीं है तो वो भी इस रीजन स्कॉलरशिप को, और तकरीबन ये कितने परसेंट है कि आपको मिलेगी स्कॉलरशिप, इसके चांसेस कितने हैं रीजनल स्कॉलरशिप मेरा के? ख्याल है कि 100% ही है। मैं किसी पाकिस्तानी को नहीं जानता कि जिसने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई किया और उसकी अच्छा। रिजेक्ट हो, क्योंकि पाकिस्तान में यूजली हमारी फैमिली इनकम हम compete करते हैं इटालियंस के साथ, तो इटालियन की तो जाहिर सी बात है, इनकी तो फिर भी किसी की 5000 किसी की 6000 होती ही होती है मिनिमम। हमारी जाहिर सी बात है पाकिस्तान में 8-10 लाख रुपए सेविंग तो बहुत ही कम फैमिलीज की बिल्कुल होती है साल की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं पीएचडी के हवाले से एक बात हम पहले करना भूल गए, मैं बता दूं कि मैं आज तक किसी भी पीएचडी स्टूडेंट को नहीं जानता जिसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ इटली का। सही सही। मतलब पिछले 3 सालों से मैं क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं किसी ऐसे स्टूडेंट को नहीं जानता कि जिसका इटली में पीएचडी के लिए वीज़ा रिजेक्ट हुआ। वीजा रिजेक्ट मास्टर्स हुआ। और बैचलर वालों का हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा पीएचडी स्टूडेंट है जिसका रिजेक्ट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट तो करें, वो या फैसल भाई से लाजमी जी जी हाँ कमेंट फिर करें या मुझसे कमेंट कर, आप कमेंट में अपना नाम या अपनी ईमेल बता दें या अपना कोई कॉन्टैक्ट शेयर कर दें, तो डेफिनेटली हम आपसे बात करेंगे। और फिर फैसल भाई भी आप अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करिएगा फैसल भाई के साथ। और फिर कोशिश करेंगे कि आपकी प्रोफाइल का क्या इशू था, जो भी था उसको सॉर्ट आउट भी फैसल भाई आपको लाजमी उसके कोई ना कोई हल बताएंगे जी जी, जरूर। अगर आपकी कोई हेल्प नहीं भी होगी तो उससे कम से कम मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को फ्यूचर में गाइड कर सकता हूँ कि डेफिनेटली ये मिस्टेक ना ये कीजिएगा। मिस्टेक ना कीजिएगा, आने वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल आने होगी। वाले के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो डेफिनेटली। ये चीज़ अच्छा फैसल भाई, जो फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोसेस है, क्या एज ए पीएचडी स्टूडेंट या एज ए मास्टर का स्टूडेंट अपनी स्पाउस को या अपने बच्चे को या अपनी फैमिली को बुला सकते हैं यहाँ पर डिपेंडेंट वीज़े पर? जी बिल्कुल, आप अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकते हैं, चाहे आप बैचलर के स्टूडेंट, चाहे मास्टर के, चाहे पीएचडी के। लेकिन इटली में क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है, और यहाँ पर जब एक दफ़ा कोई आ जाता है तो वो स्टेट उसकी ज़िम्मेदार होती है। तो ये इटली वाले ये चाहते हैं कि आप सिर्फ उसी सूरत में अपनी फैमिली को लाएं जब आप उनका खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा तो अच्छा। इटली का ये कानून है कि अगर आपकी फैमिली, आपकी इनकम जो है 800 यूरो या इससे ज़्यादा हो मंथली, तो आप अपनी वाइफ को यहाँ बुला सकते हैं, बुला एक सकता हूँ। डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। सही। और अगर आपकी फिर फी बच्चे के हिसाब से आप 150 यूरो ऐड करते रहें, तो जो पीएचडी स्टूडेंट है वो इजीली 3 लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सर कर यानी कि सकता है। पीएचडी वाला आप अपनी फैमिली को इजीली बुला सकता है, उसके बिल्कुल, लिए को फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू नहीं कोई इशू नहीं बनेगा। है। हाँ, जब मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, अगर वो आते हैं, वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो उनको अपनी कोई इनकम शो करनी पड़ेगी पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू। क्योंकि जो अगर तो उनकी जो स्कॉलरशिप है, मेरिट स्कॉलरशिप है, वो तो ठीक है, वो उसके साथ कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें 2000-3000 जिससे शो करके वो मर्ज करके अपनी इनकम शो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी रीजनल स्कॉलरशिप है तो फिर वो उसको डिक्लेयर, वो उसमें शामिल नहीं कर सकते अपनी इनकम में, क्योंकि वो तो पहले ही आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, फिर आप कहेंगे मेरे बीवी बच्चों को भी करें, तो फिर वो पॉसिबल सही नहीं होता। सही। यानी कि उसके लिए कम एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो आप पूरी करनी है, तो आप बिल्कुल अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हो। बिल्कुल। और पीएचडी इसलिए बुला सकता है कि पीएचडी की वो फुलफिल हो रही होती है वो आसानी से। बिल्कुल तीन तीन स्टूडेंट्स को भी इजीली बुला सकता अच्छा है। फैसल भाई, एक और क्वेश्चन ये है कि मास्टर पीएचडी के तो आप बता रहे हो कि वीज़ा मिलता ही मिलता है, और हमने मैसेज भी दे दिया कि अगर किसी को नहीं मिला पीएचडी वाले को तो डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करें, ताकि आने वालों को हम बता सकें कि गलती ना हो, ऐसी वो ना करे। मास्टर्स वालों को वीज़ा रेशो क्या है? मास्टर वालों को वीज़ा कितने परसेंट आपको लगता है कि वीज़ा मिलता है? असल में जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये बात इटालियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में वो भी समझती है कि अब ज़्यादातर लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो स्टडी के पर्पज़ से नहीं आ रहे, बल्कि वो मूव करना चाह रहे हैं। तो अब भी पिछले एक यानी कि 2022-23 में आप समझ लें कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनका वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 30% रह गया है, और बैचलर का आप 15% 20% रह गया है।
लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो फीमेल्स का है उनका वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट 90% से ज़्यादा है। तो अच्छा, तो यानी ये कि इटालियन, फीमेल। जी जी, ये इटालियन क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट और इस अच्छा चक्कर अच्छा में, अच्छा क्योंकि अच्छा इनका अच्छा 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 अच्छा। जो भी जिस भी वजह से ये कर रहे हैं, तो फीमेल्स को वीज़ा ऑलमोस्ट सबको ही मिलता है। मिल जाता है फीमेल को। अच्छा, इसमें मैं एक फैमिली यूनियन वाली बात में फीमेल से मुझे याद आ गई कि ऐड करना भूल गया कि अभी इस तरीके से हुआ है कि पिछले साल 5 पाकिस्तानी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको उनके बेबी का वीज़ा भी साथ ही मिल गया है। अगर अच्छा। बच्चा 4 साल से कम का है तो वो हस्बैंड का नहीं, या हस्बैंड को बच्चों का नहीं, लेकिन अगर वाइफ है, फीमेल आ रही है, तो उसको बच्चों का वीज़ा साथ ही मिल गया है। वो साथ ही यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े से आ गई हैं। सही, जो नॉर्मली अभी नहीं है। मैं आता हूँ तो मैं अपनी वाइफ को नहीं लेके आ सकता, अगर जी, जी। वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड को नहीं लेके आ नहीं, सकती। हस्बैंड को नहीं तो ला सकती लेकिन बच्चों को ला सकती है बच्चों ये। को अब ला सकती हाँ, है। बिल्कुल, असल में मतलब ये कानूनी तौर पे तो ये हस्बैंड को भी लाने की अलाउ होता है, लेकिन इटालियन एम्बेसी जो है इटली में, पाकिस्तान में जो है, वो इसको थोड़ा सा डिस्करेज करती है। लेकिन मैं 2 ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जानता हूँ, एक थाईलैंड और एक शायद कोरिया से आया है, कि उनकी वाइफ और बच्चे उनके साथ थे वहाँ थाईलैंड में, वहाँ रेजिडेंट वीज़ा था उनके पास। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने अपने साथ ही उनका वीज़ा अप्लाई किया, वो सारों ने साथ ही ट्रेवल किया। सही 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 सही। तो ये ऑप्शन हमारा अब ओपन लीगली हो है, गया। लेकिन हाँ, उस पे इम्प्लीमेंट कम हो गया, इम्प्लीमेंटेशन का बस इशू है। थोड़ा इशू है जी। सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना टाइम दिया मुझे और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है ये देखने वालों के लिए। और आई होप कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और वो इंशाल्लाह इस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके इंशाल्लाह वो अपने जो कैरियर में जो करना चाह रहे हैं, पीएचडी या मास्टर्स या कोई भी डिग्री, तो वो इंशाल्लाह वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उनकी दुआएं भी डेफिनेटली मिलेंगी। तो लास्ट पे मेरे देखने वालों के लिए एक मैसेज, छोटा सा मैसेज जो आप बता सकें कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़। बस मैं सबको यही मैसेज देता हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मतलब अगर सही। आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत मुख्तलिफ़ किस्म की होती है ना, मेहनत सिर्फ यही नहीं होती कि अगर मैं पीएचडी करनी है तो रिसर्च ही करता रहूँ। सही मेहनत आप दूसरी डायरेक्शन में कर सकते हैं, मेहनत आप माँ बाप की खिदमत लगाने में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका बैलेंस होना चाहिए कि सही आप रिसर्च में थोड़ा सा कम टाइम दें, ज़्यादा मेहनत माँ बाप की दुआएं भी आपको, सही। आप लोगों के लिए वॉलंटियर काम करें, आप किसी और के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा नहीं, ये करेगा। तो आप, मुझे लगता है इसको प्रैक्टिकली बड़ा फॉलो करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह वॉलंटरीली आप जितना काम करते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट के रिव्यू की बात आ गई, किसी को कोई गाइडेंस के लिए कोई क्वेश्चन, मतलब जो भी काम है वॉलंटरीली। इवन कि मैंने आपसे पूछा कि मेरे देखने वालों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दें, तो आपने तो माशाल्लाह पूरा डेडिकेटेड टाइम मुझे दे दिया। तो ये तो डेफिनेटली इसका मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ें इम्पैक्टफुल होती हैं, बिल आप किसी की मदद करते हो तो। बिल्कुल, जो है वो अल्लाह के नबी का फरमान है कि जब इंसान किसी बंदे की काम के लिए मेहनत करता है तो अल्लाह उसके काम में लग जाता है। बेशक। तो सदाका रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने तो सच किया है, कहा है ना, वो तो उनकी बात में तो कोई 0% भी शक नहीं है। तो आपका एक मेरा दोस्त है, मैं बात याद आ गई कि वो बेचारा ना 2 ढाई साल से स्कॉलरशिप के लिए बड़ी ट्राई कर रहा है, अच्छा कॉम्पिटेंट है, लेकिन उसका नहीं हो पा नहीं। रहा। तो उसने मुझे मेरे से ही डिस्कस कर रहा था कि यार फैसल क्या करूँ ये वो। मैंने उसको कहा कि एक काम करो, 4 महीने अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करो, 4 महीने लोगों की हेल्प करो। तुमने सही। 2 ढाई साल से तुम लोग कर रहे हो, तुम्हें बड़ा तजुर्बा है, हम्म। तुम अब ट्राई करो, तुम उसमें कोशिश करो, इंशाल्लाह कोई ना कोई सीरीज निकल आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जो जापान में बैठा हुआ बंदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तो ये आप सिर्फ अपने लिए ना सोचें, आप लोगों के लिए सोचें, फिर अल्लाह अल्लाह आपके लिए अल्लाह सोचेंगे। आपके लिए सोचता है, बिल्कुल ये तो है। तो वैसे भी हमारा मोटो है फैसल भाई का, तो पहले से ही माशाल्लाह काफ़ी सालों से ये, वो जब आए थे वो बता रहे थे कि 50 स्टूडेंट थे, अब 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट है। तो उनका तो कंट्रीब्यूट उन्होंने जो किया है इस स्कॉलरशिप के लिए या पाकिस्तानियों के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा है। तो मेरा भी इनके साथ अब यही मोटो है कि हर घर से तकरीबन एक तो बच्चा जो हो, जो पढ़ रहा हो, और वो स्कॉलरशिप पर ना कि इटली, अब्रॉड में कहीं भी जाए, चाइना जाए, यूरोप आए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाए, लेकिन वो जाए ज़रूर।